नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो 11th और 12th क्लास की जो अभिव्यक्ति माध्यम की बुक थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और वो बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने कराए हैं सारे चैप्टर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी वो वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, वो पूरी तरह से उन्हें समझ में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो आज हम अपने जो हिंदी व्याकरण हमने पीछे छोड़ी थी, आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, यानी हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो चलिए, तो हिंदी भाषा का विकास क्रम सबसे पहले संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर आई हिंदी। ठीक है, इतनी सारी भाषाओं से होके तब हिंदी का विकास हुआ। तो देखिए, संस्कृत भाषा, संस्कृत के भी दो पार्ट किए गए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। फिर आती है पाली भाषा। ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी इसका समय है। क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। फिर है प्राकृत, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। जो पाली भाषा थी वो बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा किसकी थी? ये जैनी लोग थे, जो जैन कवियों की भाषा थी। तो प्राकृत भाषा कब से कब तक है का समय? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। हिंदी का 1100 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर आई पाली, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और अपभ्रंश के बाद क्या है? अवहट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। और हिंदी का विकास 1100 ईस्वी से अब तक चल रहा है। तो अब हम चलते हैं भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन कैसे हुआ। तो भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन, तो पहला है प्राचीन, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे पहले प्राचीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसका टाइम क्या है? 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके 2 भाग किए गए हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृति का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के 2 पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल की तरफ। 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। मध्यकालीन का समय क्या था? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। तो इसके 3 भाग किए गए हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली का टाइम क्या है? पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये हमने पहले भी बात की थी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और अपभ्रंश का टाइम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1100 ईस्वी से या 1000 ईस्वी, लगभग 1000। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? लगभग 1000 ईस्वी से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो 1000 ईस्वी, उसमें आप आंसर टिक करोगे। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
ठीक है, थोड़ा बता देते हैं फिर भी। प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी 1100 से 1400 ईस्वी, मध्य हिंदी 1400 से 1850। तो 1100 या 1000 से उसका विकास, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो प्राचीन हिंदी 1100 से 1400, मध्य हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी, आधुनिक 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य प्राचीन हिंद में, इसकी ट्रिक है ये। आधुनिक भारतीय आर्य प्राचीन हिंद में 11 से 14 हो गए, और मध्य में 14 से 1850 हो गए, और आधुनिक में 1850 से अब तक। प्राचीन हिंद में 11 से 14, मध्य में 14 से 18, और आधुनिक में 18 से अब तक, 1850 से अब तक। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन किस प्रकार हुआ और कब कब इसका टाइम था, मतलब कितने भागों में इसे बांटा गया, उनका समय क्या था। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए सबको। ठीक है, अब हम चलते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप। ठीक है, भारोपीय किससे मिलकर बना है? भारत प्लस यूरोप। तो भारत में 5 भाषा परिवार है। भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और भारोपीय के पास कौन सी भाषा है? द्रविड़। तो भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। द्रविड़ है जो दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। आष्ट्रिक, संथाली, आष्ट्रिक भाषा परिवार। द्रविड़ के बाद किसका नंबर है? आष्ट्रिक। फिर चीनी तिब्बती। ठीक है, फिर है अंडमानी भाषा परिवार। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो भारोपीय भाषा परिवार ये क्या है? सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसे हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इसका विभाजन इंडो यूरोपियन यानी हिंद और यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ है, इसलिए इसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारत और यूरोप। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, ओडिसी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी, ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। दूसरी शाखा है इंडो ईरानी, फारसी, ईरानी, पश्तो। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 21 से 71। फिर 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है कि संथाली भाषा को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली या फिर सिंधी भाषा कहा जाता है। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की तरफ। ये कौन सा है? दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। पहला कौन सा था? भारोपीय, भारत और यूरोपीय। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं तमिल, जो तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में, नाम से ही पता चल रहा है। कन्नड़ क से कर्नाटक, मलयालम ला आ रहा है इसमें, इस केरल, मलयालम केरल,
तेलुगु आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तमिलनाडु है जो सबसे बड़ा सदस्य है, तमिल भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार की। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रिक परिवार की तरफ, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की तरफ। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार ये भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, मतलब ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिमी बंगाल। इस परिवार की भाषाएं हैं संथाली। संथाली एक बार आया था पेपर में कि संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो संथाली, मुंडारी, खड़िया, सावरा, हो। तो संथाली है जो सबसे बड़ी भाषा है कौन से परिवार की? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 92वें संशोधन द्वारा संथाली को, आगे पहले भी पढ़ा था हमने कि किस संशोधन द्वारा? 92वें संशोधन द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो संथाली के साथ साथ और कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी और मैथिली। ये 4 भाषा और संथाली, 4 भाषाओं को 92वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे भाषा परिवार की तरफ, जो है हमारा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है हमने चीनी तिब्बती की, वो देखिए। चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, उसमें 7 सिस्टर्स आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? 7 सिस्टर्स। तो कौन कौन सी हैं? अरुण मेघा मणि, अरुण निकला मेघा में, मणि है नाग की, मिजो त्रि असम। ठीक है, अरुण मेघा मणि नाग, चीनी की अरुण मेघा मणि नाग मिजो त्रि असम। तो अरुण से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश, मेघा से मेघालय, मणि से मणिपुर, नाग से नागालैंड, मिजो से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और असम तो असम है ही। ठीक है, क्या ट्रिक? अरुण मेघा मणि नाग, मिजो त्रि असम। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मेघा से मेघालय, मणि से मणिपुर, नाग से नागालैंड, मिजो से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और असम से असम। तो ये कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में 7 सिस्टर्स आती हैं। 7 सिस्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 5वें भाषा परिवार की तरफ, जो है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार की तरफ चलते हैं। यह सबसे छोटा और सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, तो अंडमानी भाषा परिवार, और सबसे बड़ा है भारोपीय भाषा परिवार। इसकी खोज प्रोफेसर अन्विता अब्बी, मशहूर भाषा विज्ञानी ने की थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा। अगर आ जाए कि भाषा परिवार को आरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। भार, द्रवी, आस, चीनी, अंडा। भार है द्रवी का, आस है चीनी और अंडे की। ठीक है, क्या है ट्रिक? भार है द्रवी का, आस है चीनी और अंडा की। तो भार से क्या हो गया? भारोपीय, द्रवी से द्रविड़, आस से ऑस्ट्रिक, चीनी से चीनी तिब्बती, अंडा से अंडमानी भाषा परिवार। तो समझ आया? भार है द्रवी का, आस है चीनी अंडा की। तो भार से भारोपीय, द्रवी से द्रविड़, आस से ऑस्ट्रिक, चीनी से चीनी तिब्बती, अंडा से अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, तो भाषा क्या है? जटिलता से सरलता
और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर चलती है। अगर आ जाए कि भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित है या फिर पैतृक है, तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। इसको हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। सामाजिक है, परिवर्तनशील है। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी भाषा। ये तो हमारा हो ही गया। हिंदी कहाँ से और कैसे निकल कर आई है? हिंदी सिंधु, सबसे पहले सिंधु शब्द आया, फिर हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंद प्लस ई, हिंदी। पहले क्या आया? सिंधु, हिंदी, हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंद प्लस ई, हिंदी। तो इस प्रकार हिंदी शब्द निकल कर आया था। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है, हिंदी शब्द भी हिंदी का नहीं है, ये हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का। और हिंदी नाम किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा। और हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैदिक संस्कृत से। और इसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत। तो ये याद रखना आप कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। क्वेश्चन आ भी चुका है ये कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से। और हिंदी नाम किसने दिया? ईरानियों द्वारा दिया गया। मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत से। मूल उत्पत्ति तो हुई है वैदिक संस्कृत से। और आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण नोट देखिए, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से। अब हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। अब उपभाषा क्या होती है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। अब भारत में 5 उपभाषाएं हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो अब आपको समझ आया कि उपभाषा क्या होती है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। भारत में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5। बोली, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब हम आते हैं उपभाषाएं और बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? कौरवी। ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। ठीक है, और ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिम का शेर। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। फिर हरियाणवी, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, सहारनपुर, ठीक है, इधर की तरफ। और ये हरियाणवी बांगरू, इसको दूसरा नाम क्या है? बांगरू। फिर ब्रजभाषा, बुंदेली। ब्रजभाषा कहाँ? मथुरा, आगरा में बोली जाती है। बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है। मतलब मागधी से नहीं, अर्ध मागधी, आधे मगध से। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिम हिंदी में 5 हैं, पूर्वी हिंदी में 3 हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जयपुरी का एक अन्य नाम है ढूंढानी। ठीक है, जयपुर में ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। 2 मतलब उपभाषाएं हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। एक है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है राजस्थानी हिंदी।
और राजस्थानी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? जयपुर की मार, ये जय की मार, मेवाती का माल। ठीक है, इस ट्रिक से भी हम इसे याद रख सकते हैं। ये जयपुर का माल, मेवाती की मार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चौथे उपभाषा की तरफ, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी निकली है खस, किससे? खस अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। जो गढ़वाल क्षेत्र है इधर की तरफ की भाषा है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ों की तरफ की, गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। अब आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी निकली मागधी अपभ्रंश से। अच्छा, पूर्वी हिंदी तो निकली थी अर्धमागधी अपभ्रंश से, और बिहारी निकली है मागधी। बिहारी मगध का बिहारी। ठीक है, तो इसकी भाषाएं कौन कौन, बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही, मगही, भोजपुरी, 3 है। ठीक है, इस तरह से 18 बोलियां हो गई और 5 उपभाषाएं हैं। तो हिंदी साहित्य में कितनी उपभाषाएं? 5, और बोलियां कितनी है? 18। तो पहाड़ी हिंदी से कौन खस अपभ्रंश से निकली है, और गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली इसकी बोलियां हैं। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब हम बात करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। ठीक है, तो राजभाषा क्या होती है? इसका अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, जो भाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत होती है। मतलब सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। अब भारत में हिंदी को संविधान की धारा, हिंदी को कब स्वीकार किया गया, किस भाग के अनुसार स्वीकार किया गया, वो देखिए। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343(1) अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। संविधान की धारा कौन सी है? 343, 343, 343(1) अध्याय 1 और भाग 17 के द्वारा। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा की तरफ। राष्ट्रभाषा क्या होती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को, मतलब बहुत सारी जनता, बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है। और हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? हिंदी को 14 सितंबर 1949 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। तो तब से 14 सितंबर, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। ठीक है, अनुच्छेद 343 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार निम्न बातों को स्वीकार किया गया है। पहला है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में, शुरुआत में 14 भाषाएं थी और 8 बोलियां थी। वर्तमान में 22 भाषाएं और 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अब आते हैं 1 अक्टूबर 1953 को क्या खास हुआ था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल अयंगर ने रखा था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारत के कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953, 1953। ठीक है,
अब आता है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो और किसने की? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 1893 में शिव कुमार और बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में शिव कुमार व बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। अब आता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 1975 में नागपुर में हुआ था। और वर्तमान में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ? अगस्त 2018 में मॉरिशस में। ठीक है, कहाँ हुआ था? 11वां अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था। तो इतना हमने पढ़ लिया। राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब से घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 हमने पढ़ लिया। 1 अक्टूबर 1953 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं हिंदी की शब्द संपदा की तरफ। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। ध्यान से सुनना इसको। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की न्यूनतम इकाई है शब्द। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, तो शब्द है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। क्या कहते हैं वो? शब्द है जो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है। दूसरा है शब्द समूह। क्या होता है? सामान्यतः किसी भी भाषा में 4 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत और या इतिहास के आधार पर, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका स्रोत क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो पहला है तत्सम शब्द। तो हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों यानी जैसे थे वैसे ही ग्रहण कर लिए गए हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत से लिए गए शब्द, जैसे हरि, कपि, धेनु, ये क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तत् जमा भव। तद्भव का शब्द का अर्थ है तत् जमा भव, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। ये क्या? संस्कृत से उत्पन्न हुए थे। हिंदी में प्रयुक्त शब्दावली जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है। तत्सम शब्द क्या थे? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे थे वैसे ही ले लिए गए थे। ठीक है, जैसे कपि, धेनु। और तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत से जिनका रूपांतरण हिंदी में हुआ है। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जैसे अग्नि, आग, घोटक, घोड़ा। तो ये अग्नि कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसे तद्भव शब्द क्या बना है? आग। घोटक तत्सम शब्द है और घोड़ा तद्भव शब्द है। ठीक है, समझ आया? अब हम चलते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर 4 भेद हैं, इसके 4 पार्ट हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, और एक और है संकर शब्द। 5 शब्द हैं, 5 पार्ट हैं इसके। देशज शब्द देश प्लस ज अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द। क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे फटफटिया, भोंपू, गड़बड़, लोटा, ये क्या है? देशज, देसी भाषाओं से निकले हुए शब्द हैं, जैसे गांव की भाषा में बोल देते हैं। अब है विदेशी शब्द। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अखबार, आमदनी, तमाशा, जो अरबी, फारसी, तुर्की, ये सारी भाषाएं थी। ये कौन सी भाषाएं थी? विदेशी थी। अब आता है संकर शब्द। क्या होता है? 2 अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर 5 पार्ट होते हैं इसके। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब दूसरा है इसका शब्द समूह का दूसरा मेन पॉइंट क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। अगर आ जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 5 ना हो, 4 दे रखा हो, तो 4 पर टिक करोगे।
तो रचना या बनावट के आधार पर देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो, जिनके खंड ना हो सकें, ठीक है, जैसे दूध, दही, दाल, ठीक है, पानी। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक नाम से ही पता चल गया है, योग जो दो शब्दों के योग, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक भी होते हैं और उनका अन्य दूसरा अर्थ भी निकलता है, मतलब जो यौगिक भी है और दूसरा अर्थ भी निकलता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव जी, तो इसका अन्य अर्थ निकल कर आ रहा है ना। पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसके, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, तो किसके होते हैं पीले वस्त्र, कौन पहनता है, श्री कृष्ण, ठीक है। ये है योग रूढ़ शब्द, यानी जो बहुव्रीहि समास होता है ना, जिसमें अन्य अर्थ निकल कर आता है, वही योग रूढ़ शब्द होता है। यौगिक दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। रूढ़ शब्द वो होता है जिसके सार्थक टुकड़े नहीं होते, ठीक है, जिसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, जैसे दूध, दही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रचना और बनावट के आधार पर। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो अर्थ, अगर क्वेश्चन आ जाए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए। एकार्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे पटना, गंगा, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, हमने संज्ञा के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो पटना व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही एकार्थी शब्द के अंतर्गत आती है, जैसे पटना, गंगा, ठीक है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है, जैसे कनक, कनक क्या है, सोना, धतूरा, ठीक है। ऐसे ही मेघ हो जाएगा, मेघ का क्या है, बादल है, नीरद, जलद, ये क्या है, अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द देखिए, जो शब्द समान अर्थ देते हैं, जैसे आग, अनल, पावक, हुताशन, तो ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। अनल को भी आग कहते हैं, पावक को भी आग कहते हैं, ठीक है। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं जो। अब है विपरीतार्थी शब्द, चौथा कौन सा है, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे पाप, पुण्य। अब चौथा मेन पॉइंट है हमारा, रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो रूप और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं हमारे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, चेंज होता है, जैसे लड़की पढ़ रही है, तो इसका लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, लड़का पढ़ रहा है। और लड़की नाच रही है, इसका वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, लड़का नाच रहा है। कारक परिवर्तन देखिए, लड़की के लिए खाना लाओ, लड़के के लिए खाना लाओ, ठीक है। इस प्रकार क्या है, ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन, चेंज होता है ये विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द आ जाए कि विकारी शब्द कौन 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 से होते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता, उन पर कोई असर नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, जैसे आज, कल, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये क्या है, अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी शब्द हम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या क्या थे शब्द के भेद, 4 आधार पर किया गया, शब्द समूह को 4 प्रकार के आधार पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। इसके भेद है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अगर 4 ऑप्शन में होता है तो 4 ही टिक करेंगे,
ठीक है। अब आता है दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ हमने जान लिया, यौगिक और योगरूढ़। योगरूढ़ होता है बहुब्रीहि समास होता है जिसका अन्य अर्थ निकल कर आता है। अब तीसरा है मेन, अर्थ के आधार पर क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है। अब आता है रूप और प्रयोग के आधार पर, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग और वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। और अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक है, हिंदी भाषा के बारे में हमने जान लिया। हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाएं आई हैं, कितने भाषा परिवार हैं। ठीक है। शब्द समूह किसे कहते हैं, उपभाषाएं, बोली किसे कहते हैं। तो हमने पूरा ही चैप्टर है जो कवर कर लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ भी आएगा। ठीक है। ट्रिक के माध्यम से मैंने कराया है, आसान भाषा में कराया है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो इसमें हमने 8 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। ठीक है, जो पेपर में आते हैं। पहला देखिए, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन देखिए, मेवाती, मालवी, अवधी और जयपुरी। तो पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है। तो इसकी 3 भाषाएं थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी। तो कौन सी है? दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। 14 अगस्त दे रखा है, 14 सितंबर दे रखा है, 15 अक्टूबर, 2 दिसंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, 14 सितंबर। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। 4th क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, धारा 343 एक, दूसरा है धारा 350, तीसरा है धारा 353, चौथा है धारा 360। तो पहला जो ऑप्शन है धारा 343 एक हमारा बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन देखिए, 18, 10, 15, 9। तो हमने बोलियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो हिंदी के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। अब 6ठा क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने बताया था, ऑप्शन देखिए 8, 4, 3, 5। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां थी? खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहा जाता है, हरियाणवी, जिसको बांगरू बोला जाता है। ठीक है। और कौन सी थी? कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है? मथुरा, आगरा वाले जो क्षेत्र है वहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। अब है 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, भाग 1, भाग 15, भाग 17, भाग 10। तो किस में? भाग 17 में। ठीक है। धारा 343 एक और अध्याय आता तो अध्याय 1। ठीक है। लेकिन भाग कौन सा है? 17। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मैथिली हमने पढ़ी थी, बिहारी हिंदी की बोली है
ऑप्शन तो पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो कौन सा है? बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली है? मागधी अपभ्रंश से, मगध का बिहारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और 8 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा, हिंदी की शब्द संपदा, ये सब कुछ हमने जान लिया। उपभाषाएं, बोलियां क्या होती हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सारा जो टॉपिक है वो हमने पूरे डिटेल में अच्छे से ट्रैक के साथ और आसान शब्दों में कराया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि हमें किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो पूरी लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आधी जानकारी किसी भी चीज़ की लेना बहुत खतरनाक होता है, बहुत नुकसान वाला होता है। ठीक है, तो मिलते हैं, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो इसको अपने जो आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो आपके साथी हैं, ठीक है, तो उनको शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।